25 जून 2018 को बाकायदा सुशांत सिंह राजपूत ने वो रजिस्ट्री भी दिखाई थी चांद की ज़मीन की, जब उन्होंने इस सौदे की डील हुई थी और अपने नाम पर चांद का एक टुकड़ा करा लिया था। शाहरुख खान, उन्होंने ख़ुद तो नहीं खरीदी चांद पर ज़मीन, लेकिन उनकी एक फ़ैन है जो ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं और वो हर साल शाहरुख खान के जन्मदिन पर चांद का एक टुकड़ा खरीदती हैं, एक प्लॉट शाहरुख खान के नाम पर, और वो ज़मीन के पेपर शाहरुख खान को गिफ्ट कर देती हैं। तो शाहरुख खान के पास भी है। अभी हाल में गुजरात की एक लेडी ने ख़रीदा, इससे पहले हिमाचल में कुछ लोगों ने ज़मीन ख़रीदा, बड़े बड़े सेलिब्रिटी बिजनेसमैन हैं, उन्होंने भी ज़मीन खरीद रखा है। तो सवाल ये है कि ये ज़मीन खरीदने और चांद पर प्लॉट लेकर घर बनाने का ये आइडिया है क्या, और बेच कौन रहा है, कितने का बेच रहा है। और सबसे बड़ा सवाल ये, 3,84,426 किलोमीटर दूर चांद है। अब जैसे हम लोग यहाँ रहते हैं अपने देश में, तो आमतौर पर हम जहाँ रहते हैं उसी मोहल्ले में, उसी कॉलोनी में, आसपास थोड़ी दूर कुछ किलोमीटर, चलो भाई कोई अच्छा प्लॉट मिल रहा, ज़मीन है, वहीं ख़रीद लेते हैं। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि जहाँ नौकरी करते हैं वहाँ से उस घर की दूरी कितनी होगी, उस हिसाब से हर शख्स अपना एक आशियाना बनाता है, चुनता है। बड़ी मेहनत लगती है, पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है घर बनाने में। अब यहाँ करीब 3.25 लाख किलोमीटर दूर ज़मीन खरीद रहे हैं। आमतौर पर हम जब ज़मीन खरीदते हैं तो भाई ज़रूरी है कि पहले जाकर लोकेशन देखेंगे, कहाँ पर ज़मीन है, उसका लोकेशन क्या है, आसपास का माहौल क्या है, आसपास की बस्तियाँ कैसी हैं, बसी हैं कि नहीं बसी हैं। अब ये इकलौती ऐसी चीज़ है कि चांद पर जो ज़मीन खरीद रहा है वो अपनी ज़मीन देख ही नहीं पा रहा। अब जाए कौन 4 लाख किलोमीटर दूर ज़मीन देखने के लिए। तो आप ज़मीन तो ख़रीद रहे हैं, पर उस ज़मीन को आप नहीं देख रहे हैं, और जितने में ज़मीन खरीद रहे हैं मुझे लगता है कि वो कुछ नहीं है। खाली ज़मीन के उस टुकड़े को एक बार देखने चले जाएं आप, तो पहले तो जाना बड़ी मुश्किल है, और ऊपर से चले भी गए तो लगा कि यार जितने का ख़रीदा नहीं, उससे ज़्यादा तो सफ़र में लुट गया। तो आइए आज आपको बताता हूँ चांद के ज़मीन और प्लॉट की सच्चाई क्या है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, दूसरे विश्व युद्ध के बाद, एक तरह से जब एटम बॉम्ब बन चुका था, तब ये हुआ कि बहुत सारी चीज़ें बदलेगी दुनिया में। फिर ज़मीन छोड़कर कुछ ताकतवर देशों ने आसमान की तरफ देखा, उन्होंने कहा ज़मीन तो ठीक है, अब आसमान पे भी कुछ सोचते हैं। तो उस वक्त अंतरिक्ष में जाने की शुरुआत हुई, स्पेस में, और अमेरिका और रूस, ये दोनों फिर आमने सामने, दो ताकतवर देश, USSR उस वक्त। अब उन्होंने कहा कि चलो स्पेस पे ही अपनी अपनी दुनिया देखते हैं। तो एक तरह से स्पेस वॉर शुरू हो गया, अंतरिक्ष युद्ध। उस दौरान में बहुत सारे अंतरिक्ष के मिशन पूरे हो गए। 1967 में अमेरिका चांद पे जाने की भी तैयारी कर चुका था कि इंसान को भेजेंगे, लेकिन वो 3 एस्ट्रोनॉट ज़मीन पे ही प्रैक्टिस के दौरान उनकी मौत हो गई जलकर। ये मैंने कहानी आपको 2 दिन पहले सुनाई है। इसके 2 साल बाद 1969 में खैर अमेरिका ने चांद पर भेज भी दिया 3 लोगों को, जिसमें नील आर्मस्ट्रांग पहले शख्स बने जिन्होंने चांद की धरती पर कदम रखा था। तो 67 में जब ये हादसा हुआ, पहली बार इंसान को भेजने की अमेरिका की कोशिश नाकाम हुई। उसी 67 में, तब तक चूँकि स्पेस वॉर शुरू हो चुका था, तो बहुत सारे देशों को लगा कि यार ये स्पेस में जो जा रहे हैं, ख़ासतौर पर उस वक्त बाकी देशों की तो हिम्मत भी नहीं थी, ना पैसे थे, ना साधन थे, उसमें हमारा भी देश था। तो ये हुआ, हालांकि हमारा 1962 में शुरू हो चुका था स्पेस का मिशन, लेकिन उस वक्त तक हम इतने लायक नहीं थे। तो ये हुआ कि अगर अमेरिका और रूस जैसे देश स्पेस में घुस रहे हैं तो कल को ये अपना मालिकाना हक भी जता देंगे, वहाँ पे जो भी करेंगे, इंसान जहाँ रहता है उल्टा पुल्टा तो करता ही है। तो ज़मीन छोड़ के अभी आसमान को गंदा करना शुरू कर देंगे, अंतरिक्ष में भी अपनी गुंडागर्दी दिखाएंगे। तो ये हुआ कि कल को ये स्पेस पे दावा ठोक दे, कल को चांद पर कोई देश दावा ठोक दे। तो इसके लिए 1967 में एक मीटिंग हुई यूनाइटेड नेशन के तहत, और इस मीटिंग में 104 देशों ने एक समझौते पर दस्तखत किया। ये समझौता था, इसका नाम है आउटर स्पेस ट्रीटी। आउटर स्पेस ट्रीटी, जिसमें अंतरिक्ष भी आ जाते हैं, चांद भी आ जाता है। तो ये हुआ कि ज़मीन के ऊपर जहाँ तक इंसान की पहुँच है, चाहे वो स्पेस हो या फिर चांद हो, ये पूरे आउटर स्पेस ट्रीटी के तहत 104 देशों ने दस्तखत किए, जिसमें अमेरिका, रूस, चीन, भारत सब शामिल है। तो इस समझौते के तहत ये तय हुआ इसके बाद कि स्पेस या चांद किसी भी देश की बपौती नहीं है। चांद का कोई मालिक नहीं है। कोई एक देश अगर कल को दावा ठोक दे, अमेरिका कहे चांद मेरा है, या आज भारत कहे कि मेरा है, चीन कह दे मेरा है, रूस कहे मेरा है, तो नहीं। ये एक समझौता हुआ 1967 में, आउटर स्पेस ट्रीटी इसका नाम है, और बाकायदा रिटर्न में, लिखित में है ये। और उसमें ये था कि अंतरिक्ष या चांद किसी एक देश की संपत्ति नहीं।
तो अब क्लियर हो गया कि इस देश का कोई मालिक नहीं है। अब इस एक ट्रीटी ने कैसे एक इंसानी खतरनाक दिमाग को रोशन किया और उसके दिमाग में क्या सोचा है, यहीं से कहानी शुरू होती है। अमेरिका में एक शख्स हैं, उनका नाम है क्रिस लमार। क्रिस लमार और उनके फादर छोटे मोटे बिजनेस किया करते थे। तभी ये बात है लेट 70s की। बाप बेटे ने कहा कि चलो रियल एस्टेट का धंधा करते हैं अमेरिका में। उन्होंने छोटे मोटे पैमाने पर किए भी, लेकिन लगा कि यार इसमें बहुत पैसे की ज़रूरत है, बहुत लागत है, कंपटीशन भी बहुत है। तो क्रिस लमार और उनके पिता ज़मीन पर प्लॉट बेचने का काम कर रहे थे। अचानक एक रोज़ उनकी नज़र इस यूएन की ट्रीटी पर पड़ी, आउटर स्पेस ट्रीटी, और उसके पूरे उन्हें टर्म्स एंड कंडीशन शर्तें पड़ी। उन्होंने देखा कि इसमें लिखा हुआ कि दुनिया का कोई भी देश अंतरिक्ष या चांद पर अपना मालिकाना हक नहीं जताएगा, और बस यहीं से उन्होंने एक कमज़ोर कड़ी इस ट्रीटी की पकड़ ली। बाप बेटे ने कहा कि अब ज़मीन पे प्लॉट बेचना छोड़ो। उनकी नज़र सीधे एक दिन आसमान पर चांद पर पड़ी। उन्होंने कहा यार चांद पे जाने की कोशिश तो हो ही रही है, और तब तक नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहुंच चुके थे, और उसके बाद अगले 4 सालों में 12 इंसान पहुंच चुके थे। तो अब चांद पे जाने की होड़ सी उस वक्त सवार थी। तो ये हुआ कि अगर चांद पे ज़िंदगी है तो कल को इंसान भी चांद पर पहुंचेंगे। तब तो मज़े हैं, जैसे होता है ज़मीन पर ना, कोई एक शहर के दूर या कहीं और एक खाली प्लॉट पड़ा हुआ या खेत है, अचानक उसके इर्द गिर्द मान लीजिए कोई बस्ती बस रही है, कोई एयरपोर्ट खुल रहा है, कोई और बड़ा प्रोजेक्ट है, तो उस ज़मीन के दाम अचानक बढ़ जाते हैं और फिर लोग उस ज़मीन को बेचने शुरू करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अभी नोएडा से दूर जेवर एक जगह है जहाँ एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट खुलना है। अभी तक तो हमारा दिल्ली में एक ही है, तो उसके इर्द गिर्द सबसे नज़दीक अब जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का थोड़ा ट्रैफिक भी कम हो जाएगा, इधर खुल जाएगा। अब वो जेवर के चारों तरफ सिर्फ खेत ही खेत है। जब से पता चला कि अब एयरपोर्ट बन रहा है, ज़मीन की कीमत आसमान छूने लगी। अब हर कोई वहाँ ज़मीन खरीद रहा है, क्योंकि कल एयरपोर्ट बनेगा तो पूरी अच्छी खासी सारी चीज़ें होंगी, लोगों का आना जाना होगा, होटल बनेंगे और पता नहीं क्या क्या होगा। तो अब ज़मीन के दाम आसमान छूने लगे। तो क्रिस लमार और उनके पिता को लगा कि अगर चांद पे इंसान जाने लगा और चांद पे बसना शुरू हो गया तो चांद की ज़मीन की कीमत क्या होगी। इन्होंने फ़ौरन एक दिन उठाकर एक लेटर लिख दिया यूएन को, और यूएन को लिखा कि आपकी इस ट्रीटी जो है आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 की, वो ये कहता है कि चांद या अंतरिक्ष के बाकी जो ग्रह हैं उस पर किसी एक देश का कोई मालिकाना हक नहीं है, उसका कोई मालिक नहीं है। तो आपने देश की बात की है, आपने व्यक्ति की बात नहीं की है। यानी कि अमेरिका, चीन, भारत, कोई भी वो उसका मालिक नहीं हो सकता। लेकिन उस समझौते में कहीं एक मतलब व्यक्तिगत एक व्यक्ति, एक इंसान, एक आदमी का जिक्र नहीं है कि वो मालिक नहीं हो सकता। तो देश तो समझ में आता कोई नहीं है, कोई दावा नहीं ठोकेगा, लेकिन एक ह्यूमन बीइंग, एक इंसान होने के नाते मैं दावा ठोक रहा हूँ कि चांद और चांद की ज़मीन मेरी है, क्योंकि मैं तो देश हूँ ही नहीं, मैं तो एक व्यक्ति हूँ। अब उन्होंने ये लेटर लिख दिया यूएन को। अब यूएन को भी लगा होगा यार क्या मजाक है, यूएन को उस तमाम हज़ारों लाखों लेटर आते हैं, वो लेटर कहीं कोने में पड़ा होगा, जवाब आया नहीं। कई साल गुजर गए। तो कई साल गुजर गए और यूएन से जवाब नहीं आया, तो बाप बेटे ने ये सोचा कि यूएन का जवाब आया नहीं, इसका मतलब है कि उन्होंने मंजूरी दे दी और अब चांद के मालिक हम हैं, चांद के रियल एस्टेट के असली अब एजेंट हम हैं, हम अब चांद पे ज़मीन बेचेंगे, उसके टुकड़े करेंगे। बस 1980 में इसके बाद उन्होंने इस चीज़ को मान लिया कि वो चांद के मालिक हैं, और 1980 से चांद पे ज़मीन बेचने का ऐड निकालना शुरू कर दिया कि जिस जिसको भी चांद पर ज़मीन ख़रीदना है वो आए उनके पास और ज़मीन ख़रीदे। और इसका नाम रखा, जो रियल एस्टेट जैसे अलग अलग प्रॉपर्टी डीलर देखते होंगे आपने, लूनार एम्बेसी। पहला लूनार एम्बेसी, और क्रिस लमार इसके प्रेसिडेंट। अब उन्होंने ऐड देना शुरू किया कि भाई जिसको चांद पे ज़मीन ख़रीदना है वो आए, ये चांद की ज़मीन पे मालिकाना हक मेरा है। करीब 200 मिलियन एकड़ ज़मीन चांद की, उन्होंने कहा ये मेरे पास है। अब लोग भी एक से एक महान, इन्होंने ऐड निकाला और कहा कि ये ज़मीन चांद के जो है वो हमारे ज़रिए बिकेगा, जिसको ख़रीदना हो। भाई साहब लोगों की भी लाइन लग गई, लोगों ने अपना ऑर्डर देना शुरू किया, हमें इतना एरिया चाहिए, हमें इतना एरिया चाहिए। अब चांद पे भी ज़मीन के जो रेट रखे वो ऐसे रखे, रेट सबसे लास्ट में बताऊँगा, कि जैसे हम लोग ज़मीन खरीदते हैं या कोई मकान खरीदते हैं तो देखते हैं यार लोकेशन कैसा है, व्यू क्या है, कॉर्नर का है ना, कौन सा फ्लोर है।
तो चांद पे भी जाने के बाद धरती का मोह छूटा नहीं। इन्होंने जो ऐड दिया उसमें ये था कि जो चांद पे ज़मीन बिक रही है उसके ये रेट हैं, लेकिन प्राइम व्यू चांद की धरती का वो था जहाँ से ज़मीन दिखाई दे, मतलब दुनिया दिखाई दे, हमारी धरती दिखाई दे। तो चांद में अगर ज़मीन खरीदना और वो भी प्राइम व्यू, यानी कि जहाँ से आप ऊपर से धरती को देख सकें, वो सबसे कॉस्टली ज़मीन थी। अब लेने वाले लेने लगे, बड़े बड़े सेलिब्रिटी, कुछ तो देशों के एक्स प्रेसिडेंट। अब ज़मीन बिकने लगा। 200 मिलियन एकड़ ज़मीन के उन्होंने अपने आप को मालिक घोषित किया था, और इसके बाद उसमें से धीरे धीरे वो ज़मीन बेचने लगे, और कहते हैं कि ज़मीन के कई टुकड़े अलग अलग लोगों के इन्होंने बेच डाले। अब जब बेचना शुरू किया 1980 से आज 2023 करीब 43 सालों से ये लूनार एम्बेसी ज़मीन बेच रहा है, और आज तक कभी भी यूएन की तरफ से उनको कोई सफाई नहीं आई है। अब उसमें ख़रीदने वाले में हमारे दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत, गिफ्ट लेने वाले शाहरुख खान, और भी पता नहीं बड़े बड़े दुनिया भर के एक्टर, ये वो सारे। तो उन्होंने चांद पे ज़मीन जहाँ से बेचना शुरू किया, अब तक कहते हैं कि करीब 5 मिलियन छोटे छोटे प्लॉट ज़मीन के टुकड़े के हिसाब से काट के बेच चुकी है ये लूनार एम्बेसी, 5 मिलियन प्लॉट्स। अब इनका कहना है कि हर प्लॉट्स, ऐसा नहीं कि एक ज़मीन दोबारा बेचा जा रहा है, ये धरती पे होता है, ये कई बार एक ही ज़मीन आप किसी और को ही बेच देते धोखे में। उन्होंने कहा जिन जिन ने ख़रीदा उनके बाकायदा प्लॉट को उन्होंने चिन्हित कर रखा है, उसकी निशानदेही है कि ये उसका है, ये उसका है, ये उसका है, और हर एक प्लॉट के डेटा बेस में जमा है कि ये बिक गया, ये दोबारा नहीं बिकेगा, जो बाकी खाली ज़मीन है वो बिकेगी। तो 43 साल से ये, इसके बाद एक और साहब आ गए, वो भी ऐसी उन्होंने चांद पे अपना वेबसाइट पे ऐड डाला और बेचना शुरू कर दिया। तो अब ये दोनों बेचने लगे और आज तक बेच रहे हैं। अब अभी हाल में क्या हुआ कि एक अहमदाबाद की लेडी ने चांद पे एक ज़मीन ख़रीदा। अब चांद पे जब ज़मीन ख़रीद लिया उसके बाद उन्होंने पैसे भी दे दिए। अब जब वो पेपर लेने गई तो पता चला कि जहाँ जिस वेबसाइट से उन्होंने किया था वो बंद है। अब वो पुलिस के पास पहुँच गई, अब कह रहे हैं हमारे पैसे लौटाओ। तो वो धोखा हुआ, हालांकि बाकी के पास सर्टिफिकेट भी है। तो ये तो हो गई पूरे चांद पे ज़मीन की बेचने की कहानी और कौन बेच रहा है इसकी बात। अब आइए पूरी सच्चाई की ये असल मामला है क्या। तो असल मामला ये है कि पहली चीज़ तो एक आम इंसान जिसमें ज़रा भी होश अकल हो, जो चीज़ आपसे इतनी दूर है, जिसको आप देख नहीं सकते, आप जा नहीं सकते, आप वहाँ ज़मीन का टुकड़ा लेके करेंगे क्या? और अगर ले भी लिया तो ज़िंदगी तो वहाँ है नहीं, तो आप रहेंगे कैसे? तो ऐसी चीज़ों पे इन्वेस्ट कैसे करेंगे? पहली चीज़। दूसरी चीज़, फिर ले क्यों रहे? तो असल में ये चांद पर ज़मीन ख़रीदने की जो पूरी चीज़ें हैं ना, ये एक तरह से समझिए कि किसी को जैसे आप तोहफ़ा देते हैं शादी में, जन्मदिन पर या कुछ और, तो लोग अलग अलग तोहफ़ा देते हैं। तो ये एक फ़ैशन के तौर पर समझ लीजिए, ये एक इमोशन व्यक्त करने के लिए कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ, तो ये लो तुम्हारे लिए मैं। और एक तीसरा इसमें शो ऑफ भी है, कह रहे यार फलाने के पास चला चांद पे भी ज़मीन है यार। तो ये तीनों चीज़ें, फैशन, शो ऑफ, इमोशन, उसके लिए लोग ख़रीदते हैं, या तो अपने पास रखते हैं या किसी को गिफ्ट कर रहे हैं, जैसे शाहरुख खान को उनकी एक फ़ैन ऑस्ट्रेलिया से कर रही है। बस इतना मतलब है। बाकी ये सिवाय कागज़ के टुकड़े के बाकायदा जो सर्टिफिकेट रजिस्ट्री दी जाती है, जो सुशांत सिंह राजपूत के पास भी, और इसमें कई ऐसी रजिस्ट्री है जो आप इसमें देखेंगे कहानी में, तो वो सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा है। जैसे याद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 को अचानक रात 8 बजे शायद कहा था कि अब ये ऐसे नोट कागज़ के सिर्फ रद्दी हो जाएंगे और कुछ नहीं रहेगा। तो ऐसे ही समझ लीजिए कि चांद पे जितने लोगों ने ज़मीन ली है, जिसके पास भी उस ज़मीन की रजिस्ट्री है या पेपर है, उसको वो भी कहते हैं कि डीड है, जो लूनार डीड, तो वो सिर्फ कागज़ का एक टुकड़ा है, हकीकत में आपके पास कोई ज़मीन नहीं। तो ये एक फैशन से आप भी चाहें तो गिफ्ट कर सकते हैं। अब कैसे? तो चांद जाने में करोड़ों रुपए का खर्च, और चांद की ज़मीन की अब कीमत समझ लीजिए या सुन लीजिए। तो चांद पे जो ज़मीन बिक रहे हैं, $5 से लेकर $25 तक कीमत है इसकी। अब $5 अभी शायद 80 रुपये है, $1 तो 8 × 3 मतलब 3,000 रुपये। तो चांद पे ज़मीन आपको 3,000 रुपये में मिलेगा, और मैक्सिमम $25। तो वो भी मिलाकर $25 क्या हुआ, मतलब कुछ भी नहीं है। 10,000 के सब नीचे है। तो अब सोचिए कि चांद पे इतनी सस्ती ज़मीन 3,000, 4,000, 5 रुपये में।
अब आपको किसी को कोई गिफ्ट करना है बर्थडे में, किसी की शादी में, तो अब ये देखिए कि आप उसको पता नहीं क्या दे रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं, कुछ और जेवर दे रहे हैं, घड़ी दे रहे हैं। अब आप वहीं जाइए, एक फ्रेम कराइए और एक चांद की ज़मीन, जिसकी भी शादी है या जिसका बर्थडे है, उसका बड़ा बड़ा बोर्ड अक्षरों में नाम और वो सर्टिफिकेट और रजिस्ट्री और वो फ़ोटो खिंचाते हुए आप गिफ्ट कीजिए कि यार तेरी शादी में मैं चांद पर या बर्थडे पे ये चांद पे ज़मीन का एक टुकड़ा गिफ्ट कर रहा हूँ। कितना अच्छा सुनने में लगेगा। जो आसपास लोग हैं कहेंगे यार क्या बंदा है, कितना अमीर है, चांद पे भी ज़मीन खरीद रहा भाई। तो ये एक फैशन टाइप चीज़ हो गई, बाकी हकीकत में कोई मतलब नहीं है। आप में से जो भी चाहें, बेशक शौक़ के लिए, किसी को अगर आप 10,000 से ज़्यादा का गिफ्ट देते हैं और अगर आपको 3-4 हज़ार में उसको खुश करना है तो बड़ा आसान है, जाइए और इस लूनार एम्बेसी से उसके नाम पे चांद पे ज़मीन का एक टुकड़ा खरीदिए और उसको गिफ्ट कर दीजिए, तो वो भी खुश, उसकी भी शान बढ़ गई। लेकिन असलियत में ये है कि सिर्फ दिल को एक तरह से बहलाने की चीज़ है। चांद पे ना कोई ज़मीन बेचने का किसी के पास राइट है और ना ख़रीदने का, इसलिए कि ये चीज़ अभी तक वहाँ तक पहुँची नहीं है, और जब ज़िंदगी ही नहीं है तो आप करेंगे क्या। तो ये सारा धोखा है, सारा मजाक कर रहा हूँ कि गिफ्ट में और गिफ्ट लीजिए और दीजिए, इसके चक्कर में मत पड़िएगा कभी, क्योंकि ये एक तरह का धोखा है। तो अब कभी भी आपके सामने कोई चांद पे ज़मीन वाली बात है ख़रीदने की और बेचने की, तो मुझे लगता है अब आपको पूरी कहानी समझ में आ गई होगी कि चांद पे ज़मीन ख़रीदने और बेचने की सच्चाई है क्या। तो ये थी कहानी, बहुत दिनों से सोच रहा था, लेकिन मौका अभी चंद्रयान का आया तो सारी चीज़ें चांद से जुड़ी हुई थी, तो इसलिए आप तक ये कहानी पहुँचाई। अब कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज प्रतिभा इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे प्रतिभा। और ये अहमदाबाद से हैं और इनके घर जल्दी मेहमान आने वाला, तो ऊपर से दुआ है सब कुछ अच्छे से हो और आप हमेशा अच्छी रहें, खुश रहें। इसके अलावा सिद्धार्थ भंडारी, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे सिद्धार्थ। और ये सुमित्रा जी और भरत जी के बेटे हैं। साथ ही प्रभा सितारे जी, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे प्रभा जी। और ये निशा सिंह सितारे की मम्मी हैं। कन्हैया सोनी नोखा, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे कन्हैया जी। साथ ही थॉम, वाइफ ऑफ लोकेश जांगड़ा, सो हैप्पी बर्थडे थॉम। और लोकेश जी ने कहा था कि इनको इंग्लिश में विश कीजिएगा, इनको हिंदी नहीं आती, तो हैप्पी बर्थडे वंस अगेन थॉम। आदेश गुप्ता, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे आदेश। और ये भावना शर्मा ने भेजा है। साथ ही दिलेश कुमार, हैप्पी बर्थडे दिलेश। और आपको मेल लिखने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि दिलेश जो है ये हमारे बराबर में ही बिल्डिंग है फिल्म सिटी में, टाइम्स ऑफ इंडिया की, वहाँ रिसर्च टीम में काम करते हैं, तो फिल्म सिटी में ही है। तो कभी दिलेश बाहर टकरा जाएँ तो ज़रूर मिलेंगे, लेकिन हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। अरूप बर्मन, थैंक यू सो मच। इसके अलावा वैभव जैन, इनकी अभी शादी हुई, बहुत बहुत मुबारक। और वैभव ज़रूर आपसे मुलाकात होगी जल्द ही। और बहुत सारे लोगों ने कल की कहानी पे मेल लिखे कि एजुकेशन सिस्टम और वो सारा अच्छा लगा, क्योंकि जो मेरी सोच थी उनमें से लगभग क्या 100% आप सभी ने वही सोच रखी थी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है चेंज होना चाहिए सिस्टम एजुकेशन पढ़ाने का हमारा। तुषार रंजन समल, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। इसके अलावा यामू दरलामी, थैंक यू सो मच यामू जी। श्रीकांत मोटवार और दुईजा, इनके घर में एक नई मेहमान आई हैं, तो बहुत बहुत मुबारक, बधाई, ऊपर वाला अच्छा रखें हमेशा। और इसके अलावा शर्वेश सिंह जी, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए। रामकृष्ण रिसा गांवकर, अपोलो 13 की कहानी सुनना चाहते हैं रामकृष्ण जी, तो चलिए किसी दिन मौका मिलता है जल्दी सुनाता हूँ आपको। अश्वनी चौबे, थैंक यू सो मच आपका। अमित टोरेंटो से, थैंक यू अमित भाई। मनोज लुखार, थैंक यू भाई, आपका फिर मेल देखा आज। और नोइंग, एक फिल्म है जो इसी शायद सूरज के इर्द गिर्द है, सारी चीज़ें, इसमें निकोलस केज हीरो है। उन्होंने कहा देखने के लिए, मैं ज़रूर आज कोशिश करूँगा, कल संडे है तो नोइंग ज़रूर देखूँ। और निकोलस केज का मैं फ़ैन हूँ, लेकिन अभी तक पता नहीं क्यों ये फिल्म नहीं देखी। रवि शेखर, इन्होंने कल बताया कि जो हमारी अभी आदित्य L1 जा रही है वो 15 लाख किलोमीटर तक, मैंने शायद कहा था कि इससे आगे फिर खींच लेगा और सूरज निकल लेगा, पर इन्होंने सुधारा है मुझे। उन्होंने कहा कि यूएस ने 9 करोड़ किलोमीटर तक अपना मिशन भेज रखा है, मतलब अब 6 करोड़ किलोमीटर दूर है सिर्फ उनसे सूरज। और ये पार्कर सोलर प्रोब नाम का मिशन था। थैंक यू सो मच रवि साहब इस जानकारी के लिए। पूनम जैन, थैंक यू सो मच आपका। आकाश द्विवेदी, और इन्होंने भी एक सुधारा है कि सूरज के सरफेस का जो तापमान होता है वो 5600 डिग्री सेल्सियस होता है। मैंने सिर्फ 600 बोल दिया था गलती से। तो संजय पाल सिंह उत्तराखंड से, थैंक यू सो मच। श्रद्धा भारद्वाज, थैंक यू आपका भी।
तुलसी कुमार दास जी शुक्रिया आपका भी। इसके अलावा देवराज प्रजापति आपका भी शुक्रिया, धन्यवाद। बिमल राणा न्यू जर्सी यूएसए से, थैंक यू सो मच बिमल जी आपका। इसके अलावा केशूर जगदीश भाई सूरत से, थैंक यू सो मच। और कल मिस कर गया था केशूर भाई, इसलिए नाराज़ ना हो। साथ ही विशाल सुरवे, थैंक यू सो मच आपका भी। और सैमसन डिब्बार्मा, इन्होंने एक कहानी की फरमाइश की है। तो आज कहानी में इतनी ही। अब आपसे मुलाकात होगी मंडे को किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।